वन थर्ड फैक्टर एक ऐसा टॉपिक जो फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में बहुत सारा कंफ्यूजन जो आ रहा है कि जो मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं डिसोसिएट होते हैं तो उसके लिए हम कैसे फार्मूला अप्लाई करें, ये सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने आ रहा है। ये वन टॉप फैक्टर क्या है और इसका क्यों ज़रूरत पड़ा समझने का, पढ़ने का, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट। वन टॉप फैक्टर जैसे कि आपने फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का स्टडी किया है, ये फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये है। इस फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जितना हम घेर रहे हैं जरा आप देख पाएंगे, यही फार्मूला केवल आया है। और ये जो फार्मूला है, अब जो मॉलिक्यूल एसोसिएट और डिसोसिएट होगा उसके लिए इनएक्टिव हो गया है, काम नहीं करने वाला है, गलत होगा, गलत आएगा उसका आंसर। अगर NaCl जैसा मॉलिक्यूल होगा गलत होगा। इन सभी का कैलकुलेशन अगर मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड होगा, मतलब जो मॉलिक्यूल एसोसिएट और डिसोसिएट होंगे उसके लिए ये डेल्टा टीवी, डेल्टा टीए, पाई का और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला नहीं काम करेगा। तो वन थॉप वो साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार एक फैक्टर से इंट्रोड्यूस कराया और वो फैक्टर है I, जिसको मल्टीप्लाई करते ही फिर से सारे फार्मूले एक्टिव हो जाएंगे, फिर से सभी फार्मूला का आप यूज कर पाएंगे। आप अभी जिस फार्मूला का यूज कर रहे हैं सिर्फ उस मॉलिक्यूल के लिए है जो ना ही एसोसिएट होता है ना ही डिसोसिएट। लेकिन अब जो फार्मूला आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये जो मॉलिक्यूल एसोसिएट होगा उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, यूजफुल होगा। जो डिसोसिएट होगा, एसोसिएट होगा, और जो एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं होगा उसके लिए भी होगा। तो ये है वन थॉप फैक्टर, जिसको पहली बार वन थॉप नामक साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस कराया। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन के रूप में यहाँ बताया गया कि टू कैलकुलेट द एक्सटेंट ऑफ मॉलिक्यूलर एसोसिएशन और मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन, वन थॉप इंट्रोड्यूस्ड ए फैक्टर विच इज कॉल्ड वन थॉप फैक्टर। वन थॉप फैक्टर को I द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। आपको बता दें कि इस वन थॉप फैक्टर का कैलकुलेशन बहुत सारे तरीके से होता है, लगभग 7-8 तरीके से। आपको हम उसमें से एक मेथड बता रहे हैं। पहले वन थॉप फैक्टर क्या है? एक रेशियो है। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑब्जर्व वैल्यू ऊपर होगा और नॉर्मल वैल्यू नीचे होगा। इस दोनों के रेशियो को हम वन थॉप फैक्टर बोलते हैं। तो ये है पहला डिफिनेशन जिसके माध्यम से आप वन थॉप फैक्टर का वैल्यू निकाल पाएंगे। यानी वन थॉप फैक्टर इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जरा ध्यान आप सभी स्टूडेंट बनाए रखेंगे। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट यहीं पर देने जा रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट आपके सामने निकलेगा। कहाँ से आया ये भी दिखेगा। ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिए और देखने के बाद इसका रिलेशन मॉलिक्यूलर मास के साथ बिल्डअप करिए। ये RLVP है और मॉलिक्यूलर मास, सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप सभी स्टूडेंट देख पा रहे हैं मॉलिक्यूलर मास कहाँ है, डिवाइड में। तो जब मॉलिक्यूलर मास मान लीजिए बढ़ेगा, मान लीजिए अभी 5 है फिर 7 हो गया, तो जब यहाँ मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा तो इन सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या करेगा? डिक्रीज। यानी मॉलिक्यूलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपको समझ में आना चाहिए कि जिस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास अधिक होगा उसके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। आपको हमारा बात अगर अच्छे से समझ में आया तो आप एक क्वेश्चन का आंसर देने के लायक हो चुके हैं। जैसे सपोज दैट आपसे पूछ दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू रखेगा? ऑप्शन है मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन है ग्लूकोज, ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन है सुक्रोज, C12H22O11। आपका माइंड कहाँ रहेगा? इन सभी के मॉलिक्यूलर मास पर। और आप सभी स्टूडेंट ये समझ चुके हैं कि जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे हाई। और बिना निकाले भी आप समझ सकते हैं A, इसमें से A का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे हाई होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे हाई होगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होगा,
RLVP सबसे हाई होगा। इसके जस्ट अपोजिट वो कौन सा मॉलिक्यूल है? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर? जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे हाई, उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू सबसे लो, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे लो, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लो। लेकिन शर्त है कि ये सभी मॉलिक्यूल ना ही एसोसिएट होने वाला होना चाहिए और ना ही डिसोसिएट। तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन अब आप बना सकते हैं आपके बुक में। कोई भी राइटर का बुक हो, 10 क्वेश्चन केवल इस ट्रिक पर है। हर एक बुक में आप देख लीजिएगा बनाकर। क्वेश्चन बैंक में भी जो आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ गया है उस पर का भी क्वेश्चन बनेगा। कुछ नहीं, केवल मॉलिक्यूलर मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। वो क्वेश्चन कोई भी टॉपिक का हो सकता है। अब आइए, एक पैटर्न ये भी है। आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिफिनेशन याद किया है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिफिनेशन क्या याद किया है? द प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सॉलिड बट डजंट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉलिड। तो अमाउंट पर डिपेंड करता है या नंबर ऑफ कंपोनेंट पर डिपेंड करता है? तो अगर पूछा जाए कि NaCl और BaCl2 में किसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि जो जितना ज़्यादा आयन देगा उसका नंबर ऑफ कंपोनेंट उतना अधिक होगा, और नंबर ऑफ कंपोनेंट जिसका ज़्यादा अधिक होगा उसी का ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक होगा। तो यहाँ पर NaCl डिसोसिएट होगा तो 2 कंपोनेंट को जन्म देगा, जबकि ये 3 कंपोनेंट को जन्म देगा, यानी 3 कंपोनेंट ओरिजिनेट करेगा। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट बनाने का क्षमता किसमें अधिक? BaCl2 में। तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई, इसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हाई, इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हाई और इसका लो। तो यही से समझ गए कि अगर 4-5 मॉलिक्यूल दिया रहेगा तो आयन में टूटने वाला होगा। तो जो जितना ज़्यादा आयन प्रोड्यूस करेगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, उसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा, क्योंकि ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ये ट्रिक है इसका। तो हम पढ़ा रहे हैं वन ऑफ फैक्टर, लेकिन इसके दौरान हम 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, 2 इंपॉर्टेंट ट्रिक दे चुके हैं। अब इसको अच्छे से अप्लाई आप करेंगे जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर अब बहुत जल्द मिलने वाला है, 4 दिन में। देखिए, अब यहाँ से समझिए। अब ये भी हम बताने जा रहे हैं कि ये फार्मूला कहाँ से आया है। वन ऑफ फैक्टर टू कैलकुलेट एक्सटेंट ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेसिएशन और मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन, वन ऑफ इंट्रोड्यूस्ड ए फैक्टर विच इज कॉल्ड वन ऑफ फैक्टर। इट इज नोटेड बाय आई। इट इज मैथमेटिकली कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग मेथड। फर्स्ट मेथड ये है कि वन ऑफ फैक्टर इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप सभी स्टूडेंट अभी तुरंत बार सुने हैं कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आप ही बताइए, इसी के आधार पर बताइए मॉलिक्यूलर मास के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये पलटेगा तो नॉर्मल ऊपर आ जाएगा और ऑब्जर्व नीचे चला जाएगा। जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से बोलेंगे तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर और नॉर्मल नीचे। जब मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से बोलेंगे तो नॉर्मल ऊपर हो जाएगा, ऑब्जर्व नीचे हो जाएगा। तो ये है वन ऑफ फैक्टर का सेकेंड फार्मूला। थर्ड फार्मूला जो हम लोग रोज पर डे क्लास अभी 2 दिन से कर रहे थे, ये तीसरा फार्मूला है। टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन और एसोसिएशन और अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद सॉल्यूट के मोल की संख्या को ऊपर लिखते हैं और डिसोसिएशन और एसोसिएशन से पहले के सॉल्यूट के मोल की संख्या को नीचे लिखते हैं। तो इसके रेशियो से भी किस चीज़ का वैल्यू आता है? आई का। अब 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यह मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से फार्मूला आया है m नॉर्मल बाई m ऑब्जर्व। जल्दी से बताइए एसिटिक एसिड का नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आप क्या बता सकते हैं? एसिटिक एसिड स्टार्ट। कितना आया? इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलेंगे? बट पर देखिए फिर बाद में नॉर्मल ऑब्जर्व के चक्कर में फंसे रहिएगा। क्या नॉर्मल क्या ऑब्जर्व? तो यही नॉर्मल और यहाँ एब्जॉर्व, यहाँ एब्जॉर्व। देखिए बढ़िया से, ऑब्जर्व वैल्यू कितना रहा है? तो आपने क्या फार्मूला लिखा था? फार्मूला पर तो अप्लाई तो कीजिए। नॉर्मल ऑब्जर्व डिवाइड वैल्यू 1 से अधिक है 1 से कम
तो आज के बाद सारे स्टूडेंट अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि जब जब मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होगा आई का वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगा। क्यों कम आएगा? क्योंकि हमेशा ऑब्जर्व वाला मॉलिक्यूलर मास अधिक होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल एसोसिएट करेगा, अपना वेट हैवी कर लेगा। तो निश्चित है कि जब ये वाला नीचे वाला अधिक होगा तो ये 1 से कम आएगा। तो याद रखिएगा कि मॉलिक्यूलर एसोसिएशन में वन टॉप फैक्टर का वैल्यू हमेशा 1 से, तो बता दीजिए जल्दी से, जब मॉलिक्यूलर एसोसिएशन में ये हाल है तो डिसोसिएशन में क्या होगा? 1 से अधिक होगा। क्यों अधिक होगा? समझने लायक बात है कि मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन में ऑब्जर्व वाला ही कम होगा और शुरू में ही अधिक रहेगा, कि शुरू में ही मॉलिक्यूल जितना रहेगा नॉर्मल वैल्यू रखेगा, अब बाद में तो सॉल्वेंट में जाने के बाद डिसोसिएट कर जाएगा, टूट जाएगा, तो मॉलिक्यूलर मास कम होगा। बात समझ में आ रहा है? तो जल्दी से बताइए, फॉर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन आई इक्वल, आई इज लेस देन 1, फॉर मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन आई इज ग्रेटर देन। अब आप ही बताइए, जब मॉलिक्यूल ना ही एसोसिएट करे ना ही डिसोसिएट करे, जैसे ग्लूकोज, तो इक्वल बोलने से काम नहीं चलेगा। इक्वल टू 1 कैसे आया ये जानने का जरूरत है। अगर शुगर का बात करते हैं तो 342 नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और 342 ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास कटेगा। ग्लूकोज का बात करेंगे 180/180, ऑब्जर्व भी 180, नॉर्मल भी 180। तो मॉलिक्यूल नाइदर एसोसिएट नॉट डिसोसिएट, देन द वैल्यू ऑफ वन ऑफ फैक्टर इज 1। इसी बात को यहाँ समझाया गया है, जो आप सभी स्टूडेंट कभी आप रटेंगे नहीं, समझेंगे। फॉर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन आई इज लेस देन 1, फॉर मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन आई इज ग्रेटर देन 1, और व्हेन मॉलिक्यूल नाइदर एसोसिएट नाइदर डिसोसिएट नाइदर एसोसिएट nor dissociate then I equal to 1। ठीक है? और अब इससे आगे लिखेंगे, अभी एक ही बार समझ लीजिए पहले। क्या सभी स्टूडेंट आप समझ चुके कि यहाँ पर I से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अभी भी जो फॉर्मूला आ चुका है हम लोग के पास, उसमें आई का वैल्यू क्या चल रहा है? जो क्वेश्चन हम लोग बना लिए उसमें आई का वैल्यू क्या चल रहा था? 1। इसलिए कहीं कोई गलती नहीं बनाए हम लोग। लेकिन अब अब जो क्वेश्चन आप बनाएंगे उसमें मॉलिक्यूल एसोसिएट और डिसोसिएट होगा, तो आप नहीं